Hello everyone, welcome back in Youth Academy. In this class we will be looking upon the IGNOU exam preparation series. So it is a June T 2026 exam preparation series of IGNOU. So basically in this class we will be looking upon the MPSC 001 which is basically political theory. तो इस क्लास में हम सारे पॉलिटिकल जो जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. तो इसमें बेसिकली ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड से लिया गया है. आफ्टर एनालाइजिंग द 2 to 3 years of PYQs, previous year questions, we came to know that some emerging topics are very much important in the terms of IGNOU examination. So after looking all this, the patterns, the tricks, if we talk that जो टॉपिक्स और सिद्धांत लिए गए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो इफ आई हैव टू टॉक यू कि हम बेसिकली इस क्लास में क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम इसमें क्या क्या लर्न करेंगे, इसमें क्या हम सीख सकते हैं इस क्लास से, वाई दिस क्लास इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई दिस क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर क्लास. दूसरे क्लास के हिसाब से ये क्लास क्यों अलग रहेगा और इसमें हम क्या क्या जानेंगे. हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ लेक्चर्स में, मोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफ अदर चैनल्स, उसमें क्या होता है सिर्फ क्वेश्चंस बताते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस बता के वो छोड़ देते हैं. हमें पता है हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं जानना, हमें आंसर भी जानना है. उस आंसर में बेसिकली आना क्या चाहिए. 400 से 500 वर्ड लिमिट होती है. आपको उस कंटेंट में, उतने वर्ड लिमिट में आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड होनी चाहिए, आपको कैसे स्ट्रक्चरिंग करना चाहिए अपने आंसर्स को. तो मैंने आपको अपने इस पूरे जितने भी मेरी इग्नू PYQ सीरीज थी सब क्लास में मैंने आपको यही बताया कि वी हैव टू राइट लाइक अ UPSC एस्पिरेंट. इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको UPSC की मैं वो बता रही हूँ कि UPSC कितना इंपॉर्टेंट है. इसमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि UPSC की जो एक्सपर्टीज होती है ना, एक्सपर्टीज ऑफ आंसर राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग, वो बहुत ही हाई क्वालिटी एंड रिच्ड आंसर्स होते हैं. तो मैं वही चाह रही हूँ कि आप जो ये 400 और 500 वर्ड की लिमिट में रहते हैं उसमें आप ऐसे मतलब उसमें आप ऐसे उधर उधर ना घूमें, आप टू द पॉइंट रहे. बेसिकली हम सब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आंसर लिखने में. हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आंसर लिखते हैं. तो क्यों ना हम वो आंसर लिख रहे हैं तो उसको वेल एनरिच्ड आंसर लिखें, थोड़े वेल एजुकेटेड आंसर लिखें. राइट, हम कुछ भी अनाप शनाप ना लिख के आएँ. और इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, आप देखेंगे जितने भी सेशंस हैं, जितने भी मैंने क्लास लिए उसमें आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे सब ने यही कहा है कि आपके सेशन से हमें आंसर लिखने का तरीका पता चला. आप जिस हिसाब से पैटर्न्स बताते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है और आप बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और वो क्या पूछ रहा है आपसे. ठीक है, तो उसी की डिमांड को एनालाइज करते हुए हमने एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर का फॉर्मेट भी बनाया है विच इज़ वेरी, मतलब जो कि थ्रू आउट द UG एंड PG स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, इसमें हम 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि PYQ बेस्ड है. ठीक है, PYQ को एनालिसिस करने के बाद निकाला गया है. और अगर हम इसमें ये भी चर्चा करें इसमें क्या क्या चीज़ हम लर्न करेंगे, हमारा हमारे इग्नू सीरीज का ऐसा रिचुअल माना जाता है कि वी हैव टू लुक अपॉन दिस पार्ट 2. तो इसमें हम जैसे कि बात करेंगे, इसमें तो पहले कंटेंट स्ट्रक्चरिंग होगी आपकी. आपके पास देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू हैव टूटा फूटा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कुछ टॉपिक्स में टूटा फूटा इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ टॉपिक में डीप टाइप इन्फॉर्मेशन होता है. तो उसको हमें स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है. वी हैव द कंटेंट, वी हैव टू स्ट्रक्चर द कंटेंट. और इसका स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को ही हम बोलते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में कन्वर्ट करना. वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. ठीक है, इसमें देखिए वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में आपका क्या आना चाहिए. मोर प्रिसाइजली मैं बात करूँ तो जैसे कि वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में इंट्रो होना चाहिए, हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं. बॉडी होनी चाहिए. इफ द क्वेश्चन डिमांड इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखिए, क्रिटिकल एनालिसिस लिखिए. फिर उसके बाद आपका होना चाहिए कंक्लूजन. देखिए, आप जैसे कंक्लूजन लिखते हैं ना, आप ऐसे आंसर शीट में लिखते हैं कंक्लूजन, वैसे कंक्लूजन, तो एग्जामिनर को लगता है हाँ अब आपका आंसर खत्म होने वाला है. तो वो एग्जामिनर क्या करता है, इंट्रो पढ़ता है और कंक्लूजन पे होता है. अगर आपका ये दोनों पार्ट सही है तो एग्जामिनर आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर दे सकता है इफ यू जनरली कैटरिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, आपने क्वेश्चन की डिमांड को जाना, समझा और उसी की इर्द गिर्द अपना आंसर लिखा.
तो इस कंक्लूजन का पार्ट हो जाता है। अब हम इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो में हमें इंट्रो कैसे लिखना है। इंट्रो ऐसा नहीं कि हमने पूरे एक पेज का इंट्रो लिख दिया है। इंट्रो हमें क्वेश्चंस की डिमांड पे रहना है, लिमिट वर्ड लिमिट है, तो इंट्रो में बताऊंगी। फिर बॉडी बताएंगे। बॉडी को हम बॉडी की जैसे कि हम हेडिंग और सब हेडिंग की बात करते हैं ना, कि बॉडी में हेडिंग होना चाहिए, राइट, फिर सब हेडिंग होना चाहिए, उसको मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन से ही आपका हेडिंग कैसे निकलेगा। क्वेश्चन को पढ़ के ही हम हेडिंग निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें इतना जानने के बाद इसी में हम पढ़ेंगे थिंकर्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फॉर द एमए स्टूडेंट। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए थिंकर्स नीड टू बी मेंशन इन योर आंसर, बिकॉज थिंकर्स बेसिकली वैलिडेट योर आर्गुमेंट। थिंकर्स के जरिए ही आप अपने जो आप लिखते हैं, जो आप पॉइंट्स लिखते हैं इन दिस हेडिंग वाला पार्ट, उसको उसको एक क्लैरिफिकेशन मिलता है, उसको एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ, जो ये स्टूडेंट ने आर्गुमेंट लिखा है वो किसी थिंकर के द्वारा ही सोच समझ के लिखा गया है। तो थिंकर्स लिखेंगे। यू कैन ऑल्सो द स्कॉलर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट द, इसमें हमारे करंट एग्जाम्पल्स भी होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी पता है डायनेमिक सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, राइट। तो डायनेमिक सब्जेक्ट में जो इतने हमारे करंट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी इंक्लूडेड रहेंगे इसमें। एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ मैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट कोटेशंस। अब मैंने कोटेशंस की बात क्यों की, ठीक है, आपको बोरिंग सा पैराग्राफ वाला आंसर नहीं लिखना। यू डोंट हैव टू लाइक अ पैराग्राफ में पूरा भर दिया आपने पेज, पूरा आपको ये पेज दिया गया है, आप बस भरे जा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना। यू जस्ट हैव टू राइट, लाइक इंट्रो लिखा आपने, एक कोटेशन लिख दिया प्यारा सा, फिर आपने बॉडी स्टार्ट की, फिर 1 2 3 पॉइंट्स में लिखे। देखिए इससे कितना सुंदर लग रहा है। आप भी जब लिखेंगे ना, आपको भी लगेगा वाह आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। और ओवरवेलम नहीं होना आपको आंसर से, तो इस वे में हम लिखेंगे। तो कोटेशन से क्या होता है, थोड़ा सा स्पाइसेस मिल जाते हैं, ठीक है। केक के ऊपर एक चेरी जैसा ये आपको ओरिएंटेशन रखने लगेगा, ठीक है। तो कोटेशन एक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कोटेशन से आप वैलिडेशन भी करते हैं। थिंकर इन कोटेशन इज काइंड ऑफ अ वैलिडेटिंग पार्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से कहने का मतलब है आपके पॉइंट्स, मैं आपको बताऊंगी थ्रू दिस। तो इसमें देखिए इसी क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, वेल स्ट्रक्चरिंग भी मिल रही हैं। विद द वेल स्ट्रक्चरिंग का मेरा कहने का मतलब एक मॉडर्न टेम्पलेट होता है ना आंसर का, वो मैं आपको बताऊंगी। एंड सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स। तो बेसिकली जिस किताब से आपको इग्नू की बुकलेट होती है, जिस किताब से आपको पढ़ के ये सब लिखना था, वो किताब मैंने खुद पढ़ा है। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स बताऊंगी। अगर हो सके तो मुझे लगेगा कुछ और एक्स्ट्रा रेलेवेंट पार्ट है जो डिफरेंट थिंकर्स ने बस सेम आइडियोलॉजी पे बोला है, तो मैं भी वो उसको उसी में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो बस लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे सेशन का ओरिएंटेशन क्या रहेगा। बेसिकली इट इज अ माइन्यूट ओरिएंटेशन ऑफ आवर सेशन, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इस बार मैंने पीडीएफ में थोड़ा सा चेंजेस किया है। पहले मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस रखती थी और मोस्टली आई स्पीक इन इंग्लिश, तो इसमें मैंने बायलिंगुअल रखने की कोशिश की है, और इसमें मैंने क्या किया, इंग्लिश के साथ हिंदी का जो ट्रांसलेशन भी लिखा है। तो मैंने इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लिखा है एंड एज वेल एज हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है। लेकिन मैं जो आंसर प्रोवाइड करूंगी वो इंग्लिश में रहेगा, बट आई हैव द सॉल्यूशन फॉर इट टू। मेरे पास सॉल्यूशन है। जब मैं टेलीग्राम में अपने ऑफिशियल, हमारा चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम होगा, उसमें मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के पीडीएफ अलग अलग डालूंगी। तो फॉर द हिंदी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यू कैन take the help from the Hindi medium PDF or study PDF, and for the English medium student you are good to go for this, right? तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए आई विल अपलोड द सेम, जब हम इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ अपलोड होगा सेम मैं हिंदी मीडियम का भी करूंगी। तो आई जस्ट वांट टू बैलेंस द टू स्टूडेंट्स आइडियोलॉजीज, एस्पिरेशन नीड्स। मुझे पता है आपके भी कुछ एस्पिरेशन नीड्स है टूवर्ड्स दिस क्लास, एंड आई जस्ट वांट टू कैटर दैट एज वेल, बिकॉज हम आंसर के क्वेश्चन की डिमांड को भी कैटरिंग कर रहे हैं, एंड आई वांट टू कैटर योर एस्पिरेशन इन दिस क्लास, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ही कॉन्सेप्ट है, जो कि पहला ही क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी पे मैंने जब 2 से 3 साल के पेपर देखे, तो मैंने देखा रिपीटेटिव हमारी लग रही है ये पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक रिपीटेटिव टॉपिक है, तो उसी पे मैंने क्वेश्चन उठाया। और इसमें देखिए कंटेम्प्रेरी पूछा है। कंटेम्प्रेरी मतलब तो हमें पता है प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम से मैंने आपको क्या लिंक किया था, करंट एग्जाम्पल्स।
राइट, करंट एग्जाम्पल्स। तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स, प्रेजेंट टाइम, कंटेम्प्रेरी टाइम्स एंड करंट एग्जाम्पल, करंट एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, राइट। देखिए इसी में पॉलिटिकल थ्योरी पूछा है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, तो बेसिकली आप इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे। फिर पूछा है बाद में डिस्कस, मीनिंग पूछ रही है, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में उसका क्या नेचर रहा है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है एंड मीनिंग और डेफिनेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में मैं वही पढ़ूं, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एंड समकालीन राजनीतिक विश्लेषण में इसके महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो मतलब कंटेंट वही सेम रहेगा और बस हिंदी में मैंने दे दिया राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का इसको मीनिंग हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी को पहले हम एक्सप्लेन करना, देखिए मैंने इंट्रो लिखा है बट आपको एग्जाम्पल में से इंट्रो नहीं लिखना, ठीक है। तो आप ऐसे जस्ट लिखिए, पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए इन पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी ought to be governed and exercise concepts such as state, power, justice, liberty, equality and democracy. So these are the basically political theories ही हैं ये सब जो हम बात करते हैं ना, स्टेट, पावर, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, दीज आर द थ्योरीज। तो हम जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरीज में हम क्या पढ़ते हैं, फासिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, multiculturalism, conservatism, these are the theories we basically look in this political theories class, ठीक है। तो इससे हमने बस हमारा जो बुक का सिलेबस है उसी को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है इन मोर इजी लैंग्वेज भी। तो मल्टीकल्चरलिज्म भी लिख सकते हैं आप, फासिज्म, फेमिनिज्म, राइट। और यू ऑल्सो कैन राइट कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, these communitarianism, these are the things you can write, hegemony, authority, anarchy, these are the things you can also mention in political theory वाला पार्ट। तो ये मैंने बस सिलेबस से उठाया है, सिलेबस के इंडेक्स से। देखिए यहाँ पर मैंने एक कोटेशन दिया, पॉलिटिकल थ्योरी इज द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरीज, लेट्स से मैंने मल्टीकल्चरलिज्म का पॉलिटिकल थ्योरी उठाया, मल्टीकल्चरलिज्म में मुझे मेरा एक प्रॉब्लम है कि एथिकल, ये जो एथनिक क्राइसिस, एथनिक डिस्प्यूट होते हैं उसको मैं कैसे स्टडी कर सकती हूँ। तो थ्रू द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म आई कैन स्टडी दिस एथनिक प्रॉब्लम, लेट्स से रिलीजियस प्रॉब्लम, राइट, रिलीजियस कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम। तो मल्टीकल्चरलिज्म इज काइंड ऑफ अ अप्रोच और काइंड ऑफ अ थ्योरी, सिद्धांत, जिसके थ्रू मैं इस प्रॉब्लम को टेकल कर सकती हूँ, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, ठीक है। एंड्रयू हेकर ने कहा है, तो एंड्रयू हेकर आप थोड़ा सा याद कर लेना। इंपेरिकल एनालिसिस है, इंपेरिकल मतलब तो आपने जाने होगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस। तो इंपेरिकल का ना मोर लेमैन लैंग्वेज, मोर इजी टर्म में मैं जानूँ तो इंपेरिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं ना, इंपेरिसिज्म ओपिगावा की किताब में आप पढ़ते हैं द आइडिया ऑफ इंपेरिसिज्म। तो ओपिगावा ने ही वहां पर बात की है, इंपेरिसिज्म इज अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट्स, राइट। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, साइंटिफिक इंप्रेसिज्म की बात होती है। अब वहीं पे आप इंपेरिकल में डाल दीजिए साइंटिफिक इंपेरिसिज्म। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यूज एंड एनालिसिस की बात हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक लग गया, ठीक है। साइंटिफिक इज अ फैक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया है दैट मच नॉट, तो आपको बेसिकली ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी कंबाइंस इंपेरिकल एनालिसिस, व्हाट इज बेसिकली, व्हाट इज क्या है, एंड नॉर्मेटिव थ्योरी, व्हाट ऑट टू बी, और क्या होना चाहिए। तो इंपेरियलिज्म की बात करूँ, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन हम किसी करते हैं, सोसाइटी में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, राइट। सोसाइटी में जो हैपनिंग्स हो रही है उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जब इंपेरिकल एनालिसिस आता है तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो जाता है, जो सोसाइटी में अभी प्रेजेंट है, मतलब स्टिल प्रेजेंट है अभी। और नॉर्मेटिव में क्या लगता है, व्हाट ऑट टू बी, राइट, और कैसा होना चाहिए सोसाइटी। इफ आई टेक द एग्जाम्पल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी करने के लिए मैंने आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म लिया, थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। मेरा इंपेरिकल एनालिसिस क्या था, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज, बायसेस देखने को मिलते हैं।
और उसके बाद मैंने क्या कहा, मेरे नॉर्मेटिव आइडियोलॉजी में क्या था, व्हाट इट शुड बी, तो इगैलिटेरियन बेस्ड, सोशलिज्म बेस्ड, इक्वालिटी इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिपब्लिकिज्म, दीज आर द आइडियोलॉजीज नीड टू बी सोसाइटी में होना चाहिए. तो एम्पिरिकल एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इंक्वायरी और एनालिसिस यू कैन से. मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, मेरा हेडिंग कैसे बना, क्वेश्चन से ही हेडिंग बना, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस. तो यू हैव टू राइट 4 टाइप्स ऑफ हेडिंग, ठीक है. तो पहला हेडिंग होगा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सेकंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, थर्ड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फोर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स. लास्ट में लिख देना इन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स. लास्ट देखिए मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है. तो पॉलिटिकल थ्योरी क्रिटिकल एंड फिलोसफिकल स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस की. इंस्टीट्यूशंस आप सोशियोलॉजी में पढ़ते ही हैं, जैसे एग्जाम्पल फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन, पीयर ग्रुप्स एज ए इंस्टीट्यूशन. तो इंस्टीट्यूशन में होता है जहाँ पर शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, कल्चर की बात होती है, शेयर्ड होता है. अब एजुकेशन सिस्टम एज अ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एज अ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन में क्या हमारी शेयर्ड वैल्यूज होती है, एजुकेशन राइट टू गेट द नॉलेज. तो एजुकेशन सिस्टम एज अ इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया, मैंने आपको इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया, प्रोसेसेस, मतलब हाउ द प्रोसीजर इज टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द स्टेजेस, राइट. तो डेविड हेल ने कहा पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इवॉल्विंग गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है. यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट पढ़ा होगा, तो उसी से बेस्ड हो रहा है. स्टेट पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट्स, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड लेजिटिमेसी. ऐसे में आप ग्रामसी आइडियोलॉजी ऑफ हेजीमनी भी पढ़ेंगे तो वो भी बताते हैं. बेसिकली जितने भी हम ग्रामसी पढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्रिटिकल थ्योरीज होते हैं, बेसिकली दीज आर ऑल इवॉल्विंग अराउंड द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म, राइट. देखेंगे आप नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, नॉर्मेटिव है एंड इंपेरिकल है. मैंने बात कर ली नॉर्मेटिव है, प्रिस्क्राइब आइडियोज सच एज जस्टिस, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए. जॉन रोल की जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी पढ़ते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, लिबरलिज्म की बात करते हैं, लेसिस फेयर इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है. एनालिटिकल क्या होता है, क्लैरिफाई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. इजाया बर्लिन की है इंपेरिकल स्टडीज, बिहेवियर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं. डेविड ईस्टन की आप इनपुट आउटपुट मॉडल की बात करते हैं, जिसमें इनपुट में बेसिकली पब्लिक ओपिनियंस ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, एंड देन दे द इन मिडल सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड देन आउटपुट इज अ कैसे ये पब्लिक ओपिनियन एंड बिलीव्स, एस्पिरेशंस को कैसे पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेस करके कैसे आउटपुट से फॉर्म थ्रू द आउटपुट ऑफ लॉज, बिल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशंस, फिर आफ्टर इट बैक टू द लूप फीडबैक लूप, ठीक है. फिर अगेन दिस थिंग्स हैपनिंग. तो डेविड ईस्टन हो गया, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी की आइडिया ऑफ हेजेमनी भी पढ़ेंगे. क्रिटिकल्स होते हैं, डायनेमिक होता है, इवॉल्विंग होते हैं थ्रू द टाइम्स. स्कोप क्या है, तो बेसिकली इसका स्कोप का मतलब है कहाँ तक इसकी क्षमता है, कहाँ तक ये सीमित है, इसका ज्यूरिडिक्शन, टेरिटोरियल एरिया क्या है, बेसिकली इसका स्कोप होता है इन मोर इजी वे. ओरिजिन है, नेचर है, फंक्शन ऑफ स्टेट की बात करते हैं. पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी की बात होती है. डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबरलिज्म, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सच है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फैसिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड नेशनलिज्म की बात होती है. एंड दिस आर द ऑल्सो थिंग्स, जस्ट गो फॉर इट. सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, डिजिटल प्राइवेसी, सोशल जस्टिस, क्लाइमेट गवर्नेंस, क्लाइमेट एडवोकेसी, क्लाइमेट जस्टिस, है ना, इन सब की बात होती है. क्लाइमेट एक्टिविज्म, इन्वायरमेंट एक्टिविज्म, क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात होती है. प्रोवाइड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी, आइडिया ऑफ मोरल पॉलिटिक्स की बात होती है, ठीक है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये है रूल ऑफ लॉ, ईवीडाइसी का कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम पावर, ठीक है. एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में जब पुट्टा स्वामी केस होता है उसमें राइट टू प्राइवेसी की बात होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन, जैसे डीप फेक की आपको देखने को मिलती है फिनोमिनास. जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की बात होती है. थिंकर्स लाइक
Plato is also talk about the justice as the foundation of ideal state. Aristotle, man is by nature a political animal. जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस की बात, कार्ल मार्क्स, डेविड ईस्टन है ना, अर्डेंट की बात होती है तो इंपॉर्टेंस ऑफ पावर एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो हाउ पब्लिक ओपिनियन shape the basically how public opinion legitimize the government and how government through the legitimacy of the public shape the nation state basically. So these are the concept of Anna Ardent. So I think you are very much familiar with this body part and you can write the conclusion as well. आप conclusion लिख सकते हैं. बस इसमें एक ये पढ़ लीजिए. The object of political theory is not merely to understand politics but to improve political life through reason and justice के through. तो idea of normative analysis, normative inquiry and idea of empirical analysis. तो इससे आप क्या करेंगे, political justice and reason को forefront में लाएंगे. Next question, trace the origin and evolution of democracy. Critically examine its contemporary relevance and challenges. तो मैंने कंटेम्प्रेरी से सब क्वेश्चंस को लिंक करने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी न्यू ग्लोबल ऑर्डर इज टेकिंग प्लेस एंड यू हैव टू जस्ट गो फॉर द कंटेम्प्रेरी थिंग्स. डायनेमिज्म की बात लेके चल रही हूँ. तो ट्रेस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्ट गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. नहीं भी आता तो इब्राहिम लिंकन के आप डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की पहले बात होगी, हाउ द डेमोक्रेसी बीइंग ओरिजिनेटेड, फिर उसका क्या क्या इवोल्यूशन रहा. तो इसके बाद आप क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है इसका और चैलेंजेस क्या है. रेलेवेंस एंड लिमिटेशन, क्रिटिकल एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. इसमें लोकतंत्र की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए, इसकी समकालीन प्रासंगिकता एवं चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए. ठीक है. डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. ठीक है. एंड जस्ट democracy means the Greek word demos, kratos, rule by the people, rule of the people, by the people and for the people, way of life based on equality, liberty, participation, accountability and rule of the law. मतलब basically idea of how public parliamentary government की बात करें, representative form of the government की बात करें, public opinion, public participation की बात करें. ठीक है. Democracy is government of the people, by the people and for the people. इब्राहिम लिंकन की. ठीक है. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की सबसे बात आपको पता है प्लेटोज की आइडियोलॉजी में देखने को मिलता है. हाउ सोक्रेटिस लाइफ इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ प्लेटोज. ठीक है. तो देखिए ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड एंशिएंट एथेंस 5th century where citizens डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. ठीक है. मेडिवल पीरियड में मैग्ना कार्टा 1215 में आया. इंग्लैंड मार्क द बिगनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन ऑन रॉयल अथॉरिटीज. मोनार्की है ना जैसे इंग्लैंड में. एनलाइटमेंट आई थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दिस लीड टू द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट, रेनेसांस, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनैलिटी, हाउ द चर्च एंड रिलीजन एंड स्टेट आर सेपरेटेड है ना. फिर मैकेवली की मॉर्गन थाउ की आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आई. ठीक है. हाईलाइट जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जीन जॉक रूसो. ठीक है. दीज आर विच एम्फसाइजेस द नेचुरल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात हुई. तो पॉपुलर सॉवरेनिटी थ्रू द आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी. ठीक है. और यहाँ हमने बात कर ली क्या क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है. दीज आर द universal adult franchise, participatory democracy, deliberative democracy, digital democracy, constitutional democracy. These are the contemporary example like the digital democracy. उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो डिजिटल डेमोक्रेसी था नहीं, ये तो इंडिया में स्टिल रेलेवेंट है ना अभी. मतलब ये थ्रू द आइडिया ऑफ चेंज, राइट, चेंज के थ्रू आया है. कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है डेमोक्रेसी का? फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज की बात करता है. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात होती है, इसमें ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट होती है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आंसरेबिलिटी. राइट. जैसे इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या बोलती है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है, उसमें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. तो बेसिकली इट एम्फसाइजेस द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात होती है, गवर्नेंस बेस्ड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट. ठीक है. ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस. कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी ये रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR वाला इनिशिएटिव लिया, इंटेंसिव रिवीजन की बात हुई है इलेक्टोरल लिस्ट में. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज टेकिंग प्लेस. डिजिटल गवर्नमेंट्स, ये जो हमारा सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी तो एक्ट्स बनाए गए हैं, डिजिटल गवर्नेंस पे एक्ट्स बनाए गए हैं, सोशल मीडिया बिकॉज अनलॉफुल एक्ट्स को लेके आया गया है, डीप फेक को कैसे हटाया जाता है. दीज आर द थिंग्स टेकिंग प्लेस थ्रू टाइम एंड स्पेस. चैलेंजेस क्या है? राइज ऑफ पॉपुलरिज्म, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज आ जाती हैं. फेक न्यूज होते थ्रू द आइडिया ऑफ मीडिया एज नॉन एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह जाना जाता है. उसी से फेक न्यूज. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है. करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, जिसकी मैंने लास्ट के प्रीवियस क्लास MPS आई थिंक 3 में बात किया था. MPS में कैसे वहां पर रजनी कोठारी का कॉन्सेप्ट है कि हाउ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स शेप द कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात होती है. ठीक है. इलेक्ट्रोल concept, corruption, decline voter participation through the identity politics, regional politics, right? How the regional party emergence lead shape the political identity. Effective participation, these are the thinkers. देखिए Aristotle, Locke, Rousseau, Mill, Dale and Sen. Amartya Sen की capability approach and democracy prevent famine and promote human development through the idea of capability approach. And महबूब उल हक की भी आप डाल सकते हैं इसमें human development के बारे में. ठीक है. And these are the common keywords which need to be mentioned in your exam, मतलब answer. ठीक है. And this is conclusion. Next question, discuss fundamentalism. ठीक है. फंडामेंटलिज्म का कट्टरवाद एंड रूढ़िवाद भी बोलते हैं. ठीक है. आई थिंक रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म को बोलते हैं एंड ये कट्टरवाद है. फंडामेंटलिज्म बेसिकली दे गो फॉर द ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं. अब इसके मेरे को इस ग्रेजुअल चेंज में you talk about the gradual change and इसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, कॉज एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है फंडामेंटलिज्म की. ठीक. लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन फर्स्ट. कि ये बेसिकली कहते हैं कि जो ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं वो नहीं लाने की बात करते हैं. हाउ फंडामेंटलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिज्म, वी विल लुक अपॉन दिस. एंड हाउ फंडामेंटल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकलिज्म. फंडामेंटली एक्सप्लेन, ये सब पूछा है. कट्टरवाद की चर्चा कीजिए. प्रमुख विशेषताओं को, कारणों को, समकालीन राजनीति पर इसके प्रभाव और व्याख्या कीजिए. ठीक है. फंडामेंटलिज्म रिफर्स आइडियोलॉजी और मूवमेंट दैट एडवोकेट द स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन और बिलीफ सिस्टम. फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जैसे मूलभूत अधिकार. तो फंडामेंटल मतलब मूलभूत, राइट. तो मूलभूत तो इन जो बेसिकली द बेस्ड लाइन प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है. फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, राइट. ये होता है इनिशियली एसोसिएट विद द क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी. तो कॉन्सेप्ट अप्लाइड है वेरियस रिलीजन्स एंड आइडियोलॉजी के मूवमेंट्स को लेके वर्ल्ड वाइड में. फंडामेंटलिस्ट ऑफन रिजेक्ट मॉडर्निटी. ठीक है. तो बेसिकली यू हैव टू नो दैट कि फंडामेंटलिस्टिक कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो फंडामेंटलिस्ट मॉडर्निटी को रिजेक्ट करते हैं, सेकुलरिज्म को रिजेक्ट करते हैं, कल्चरल प्लुरलिज्म को. प्लुरलिज्म मतलब बेसिकली कल्चरल प्लुरलिज्म मतलब मोर देन टू. ठीक है. मोर देन टू एंड मोर. ठीक है. प्लुरलिज्म प्लूरिटिक वर्ड. ठीक है. तो कल्चर मिक्सचर की बात होते हैं. मल्टीकल्चरलिज्म इज अ काइंड ऑफ कल्चरल प्लुरलिज्म. ठीक है. You can change it as an alternative word too. ठीक है. रिटर्न की बात होती है. तो फंडामेंटलिज्म इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉडर्निटी. ठीक है. तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कही थी. ठीक है. मीनिंग क्या है इसका? एंड्रू हेवुड, वेरी फेमस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, डिफाइंड फंडामेंटलिज्म एज अ स्टाइल ऑफ थॉट दैट सीक्स सर्टेनिटी थ्रू uncompromising belief in absolute religious or ideological truth. Basically it is related to the idea of religious and value based principles. तो इसमें ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं. ये मॉडर्निटी को रिजेक्ट करते हैं. आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लुरलिज्म की कल्चर प्लुरलिज्म की को रिजेक्ट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर वही हो गया कि ये उस समय की बात को तो क्रिश्चियनिटी डोमिनेंस ऑफ द स्टेट, हाउ क्रिश्चियनिटी बेसिकली गवर्न द स्टेट. ये वही वाला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटलिज्म.
जुडिज्म एंड अदर बिलीफ सिस्टम। इसमें आएगा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। अब एब्सोल्यूटिज्म विद लिमिटेशन, लिमिटेड एब्सोल्यूट पावर विद लिमिटेड पावर। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट पावर, इट इज लिमिटेड अंडर सर्टन रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, यू नो, डिफरेंसी, डिफेमेशन, ये सब दीज आर द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो वही एब्सोल्यूटिज्म, ट्रेडिशनलिज्म, ट्रेडिशन को बेस्ड होता है। थ्योक्रेसी, एक्सट्रीमिज्म, सेकुलरिज्म को रिजेक्ट करता है। रिलीजियस नेशनलिज्म है बेसिकली इंटॉलरेंस है टुवर्ड्स द रिलीजियस मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एब्सोल्यूट फेथ होता है, इसमें बिलीफ दैट सेक्रेट इज एंड इनफैब्युलेट ट्रूथ, जो मतलब पूरे ही सच माना जाता है अपने रिलीजियस टेक्स्ट को लेके। अपोजिशन टू मॉडर्निटी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी होती है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म, रिलीजियस इज व्यूड एज अ बेसिस ऑफ स्टेट एंड गवर्नेंस, बेसिकली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की जो बात होती है। इंटॉलरेंस, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है ग्रुप आइडेंटिटी एंड रिलीजियस एंड कल्चर के थ्रू, ठीक है। कॉज ऑफ फंडामेंटलिज्म क्या है, ठीक है, कॉजेस बेसिकली क्या क्या हुए हैं इसके थ्रू। मोबिलाइजेशन, फियर ऑफ कल्चर इरोजन, कल्चर इरोजन के फियर से भी फंडामेंटलिज्म देखने को मिलता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, जैसे इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में जो ये फंडामेंटलिज्म एंड यू नो कल्चरल क्राइसिस देखने को मिलता है, कल्चरल एंड रिलीजियस क्राइसिस। तो बेसिकली थ्रू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द आइडिया ऑफ हाउ यू नो फियर ऑफ इरोजन ऑफ द कल्चर एंड रिलीजन होता है कि मुस्लिम को फियर होता है हम माइनॉरिटी में तो हमारे कल्चर इरोड हो जाएगा, हमें यू नो माइनॉरिटी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दे डोंट लिसन आवर वॉइस, राइट। तो इसमें वही होती थी। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने 1977 के अराउंड देखी थी, तभी राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आती है, ठीक है। रिएक्शन अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन होता है, क्योंकि दे बेसिकली यू नो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी। रिलीजियस रिवाइवलिज्म होता है, रिलीजियस रिवाइवल की बात होती है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन आर्ग्यूड दैट पोस्ट-कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजिंगली इवॉल्व्स अराउंड civilizational and cultural identity. Through this view has been debated by scholars. Political implications क्या हैं? Community identity, moral values and social solidarity and social and political participation. Negative क्या रहेगा? Religious intolerance, secularism के against करता है, extremism को enhance करता है, जैसे कि extremism में आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलेगा, इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्सो टॉक अबाउट नक्सलिज्म, ठीक है। माओइज्म भी इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। प्लूरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बेसिकली चैलेंज करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल रिलीजियस नेशनलिज्म की बात हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप सच एज ISI demonstrated how extremists interpreted the religious and threatened global peace through the terrorist acts, non-state terrorism की बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिलीजियस फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको यू नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में देखने को मिलेगा। These are the key scholars. This conclusion and the fourth question is discuss the gender sex distinction in feminism. तो feminist ideology आप देखेंगे और कुछ perfect you know some kind of a different terms भी आ रहे हैं feminism को लेके related to the pseudo feminism कि how feminism fake feminism की बात होती है। तो what is feminism basically means? तो नारीवाद में एवं जैविक लिंग के बीच अंतर की विवेचना कीजिए। नारीवाद में आई थिंक यहाँ पर एक ये वर्ड मिस हो गया, में एवं जैविक लिंग के बीच के अंतर की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, आई होप यू नो द डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स। तो सेक्स इज बेसिकली बायोलॉजिकल एंड जेंडर इज अ जेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है, सोशियोलॉजिकली होता है, सोशल होता है। बायोलॉजिकल यू आर डिफरेंट बट सोशली हाउ यू perceived yourself, like LGBTQ+ communities होती है, they basically perceive themselves different from how naturally they are being born, ठीक है। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है जेंडर एंड सेक्स, ठीक है। क्योंकि फेमिनिस्ट थ्योरीज इज टॉक अबाउट द यू नो women's empowerment, women's political participation, economic, social and cultural participation, right? देखिए feminist argues while sex refers to the biological differences between male and female, gender refers to socially and culturally constrained roles, expectations and identities. और जो gender का process है through the idea of gendering,
राइट, जेंडरिंग के थ्रू ये जेंडर प्रोसेस बनता है. सो वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम अ वुमेन. तो साइमन द बोरवर वेरी फेमस फेमिनिस्ट. ठीक है. मीनिंग ऑफ सेक्स एंड जेंडर. सेक्स रिफर टू बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होता है एंड बेसिकली सच एज क्रोमोसोम एंड प्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के थ्रू होता है. नेचुरल यूनिवर्सल होता है. जेंडर ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू सोशली कंस्ट्रेन्ड रोल्स, behaviors, values and expectations of the societies. ठीक है. Like if I need to take you the example, तो gender, let's see, gendering process कैसे होता है सोसाइटी में. In family as an institution, family as a primary institution of process of gendering, तो बोला जाता है ना कि girl need to be pretty, उनको सुंदर होना चाहिए, उनको not rough and tough होना चाहिए. Whereas बॉयज़ को क्या बोलते हैं कि रफ एंड टफ होना चाहिए, बॉय को नहीं रोना चाहिए. तो दीज आर द बेसिकली दीज आर द बिलीव्स और दीज आर द बेसिकली थिंग्स विच इज इनग्रेन्ड इन आवर माइंड फ्रॉम फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन से. फैमिली हमारे दिमाग में ये सब बातें ला देते हैं, फिर हमें लगता है यस यही सोसाइटी में यही नॉर्म और रूल चल रहे हैं. दीज आर द लॉज ऑफ द सोसाइटीज एंड वी हैव टू फॉलो दिस लॉज, राइट. तो यही प्रोसेस ऑफ जेंडरिंग होता है. एनोक्ली सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज सोशली एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट. तो आप जस्ट इसको याद कर लें, सेक्स इज बायोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, एंड विद जेंडर इज अ सोशली एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट है. दीज आर द कीवर्ड्स. एंड सेक्शन जेंडर डिस्टिंक्शन इन फेमिनिज्म. मीनिंग हमने देख लिया है. लिबरल फेमिनिज्म, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं. लिबरल आइडियोलॉजी इज लाइक रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म को आप एज अ आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं. आइडिया ऑफ मॉडर्निटी, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर सकते हैं. आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ऑल दिस लिंक टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म. ठीक है. तो ये हो गया. रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, आर्ग्यू दैट पैट्रियार्की इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन. रेडिकल में तो रूढ़िवादी फेमिनिज्म कहते हैं कि आइडिया ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आइडिया ऑफ पैट्रियार्की लीड टू द एक्सप्लोजन ऑपरेशन ऑफ वुमेन्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन्स. ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की को लेते हैं क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज बेसिकली रोमिंग अराउंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट. इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म बात करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंटरसेक्ट विद कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन एंड एथनिसिटी. ठीक है. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जेंडर इक्वालिटी चैलेंज करती है पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस को. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिव राइट में अपना हक मानती है, जो कि प्रोडक्टिव राइट को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कनेक्ट कर सकते हैं. राइट टू मैरी, राइट टू प्रोडक्टिव, राइट टू हैव अ रिप्रोडक्टिव राइट्स. जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसीज, राइट. लाइक आप CRPC 370 IPC का 377 वाला आर्टिकल देख सकते हैं. वुमेन रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है. #MeToo वाला. क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल डाइवर्सिटी की बात होती है. सोशल असाइन जेंडर रोल्स को बेसिकली वो रिफर करते हैं. ठीक है. दीज आर द थिंग्स एंड कंक्लूजन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिबरलिज्म. ठीक है. लिबरलिज्म का आइडिया ही आ गया. एवोल्यूशन की प्रिंसिपल्स एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस. ठीक है. उदारवाद क्या है, विकास, प्रमुख सिद्धांत एवं समकालीन प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए. प्रासंगिकता. ठीक है. लेट्स सी. लिबरलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न एरा. एडवोकेट बेसिकली लिबरलिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली इसमें क्या क्या मानते हैं, नेचर क्या है लिबरलिज्म का. इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं. अब इसमें लिबरलिज्म में आप आइडिया ऑफ जर्नी बेंथम डाल सकते हैं. जर्नी बेंथम की आइडिया है यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म में जर्नी बेंथम बोलती है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल. तो बेसिकली वो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म ही प्रमोट करती है. जर्नी बेंथम, JS मील की बात कर ले. ठीक है. तो अब जैसे कि लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म, लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. ठीक है. तो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होती है, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो बेसिकली इसमें लिबरलिज्म मोर रिलेटेड टू द डेमोक्रेसी वाला पार्ट लग रहा है, बट लिबरलिज्म इज बेसिकली कैपिटलिज्म, प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी की बात करते हैं. लेजेस्ट फेयर ऑफ रूल की बात करते हैं. लेजेस्ट फेयर स्टेट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बट डेमोक्रेसी इज मोर लाइक अ वेलफेयरिज्म की अप्रोच से चलता है. over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. जेस मील बोलते हैं, बट वेलफेयरिज्म के अप्रोच में
कल्याणकारी राज्य की बात करें तो वो डेमोक्रेसी पर बेस्ड हो जाता है। तो ठीक है, लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया, जैसे फ्री मतलब है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। एंड्रू हेडविट का आप ये देख लेना, दिस नीड टू बी, देखिए फ्री मार्केट, वेलफेयर स्टेट, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है। क्लासिकल लिबरलिज्म 17 से 19वीं सेंचुरी में आया था। क्लासिकल लिबरलिज्म एमर्ज फ्रॉम द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। जॉन लॉक बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, नेचुरल राइट इन द फॉर्म ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड कंसेंट ऑफ गवर्न की बात करते हैं। एडम स्मिथ की फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की लेजिस फेयर, बेसिकली एडम स्मिथ एंड रॉल्स की थ्योरीज भी इसी पे बेस्ड है। जे.एस. मिल बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो मॉडर्न एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म आया 20th सेंचुरी के ऑनवर्ड, जिसमें क्या बात होने लगी, जिसको बोला गया मॉडर्न लिबरलिज्म। टी.एच. ग्रीन आर्ग्यूड दैट फ्रीडम रिक्वायर्स एनेबलिंग कंडीशंस सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, इसको मोर इन डेप्थ माना गया। रॉल्स सोशल जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जिसमें व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी। सपोर्टेड वेलफेयर स्टेट की प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, लिबर्टी होती है, इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेचुरल राइट, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, रिलीजियस टॉलरेंस, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ह्यूमन राइट। कंटेम्प्रेरी में क्या है रेलेवेंस, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंक्लूसिव गवर्नेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड माइनॉरिटी के राइट्स को वेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस, डिजिटल राइट एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मार्क्सिज्म से व्यूड लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म थिंकर्स एंड द वेलफेयर पॉलिसीज की बात करेंगे। थिंकर्स से कंक्लूजन है एंड यू आर गुड टू गो। बेसिकली पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे ही दूंगी, यू हैव टू जस्ट रीड दिस पीडीएफ, एग्जाम के समय से पहले इसको पढ़ लेना। एंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कीवर्ड्स एंड बेसिकली कोर आइडिया आपको याद रखना चाहिए कि लिबरलिज्म बेसिकली है क्या, वो बोलना क्या चाह रहा है। कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म है क्या, बेसिकली आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बीगू पार्की के बारे में आ गया, मल्टीकल्चरलिज्म। तो एक्सप्लेन मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्कस इट्स फीचर, चैलेंजेस एंड रेलेवेंस इन प्लूरल सोसाइटी। तो वही है, बहु संस्कृतिवाद की व्याख्या कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं, चुनौतियों, बहुवादी समाजों में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिटिकल, सोशल, फिलोसॉफिकल रिकॉग्नाइज है, जो रिस्पेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक एंड एथिकल कम्युनिटीज की बात करता है। डाइवर्जेंस मतलब यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड कल्चरल प्लूरलिज्म में, ठीक है। ओके, इक्वल रिकॉग्निशन, डिग्निटी एंड राइट्स की बात करते हैं। इसमें आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात कर सकते हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस राइट, तो आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक की बात कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें मल्टीकल्चरलिज्म इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी व्हाइल एंश्योरिंग इक्वालिटी, ठीक है। बीगू बार्की की फेमस लाइन है। मीनिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म की बात मैंने ऊपर कर ही ली थी। विलियम किमलिका की बात करें तो मल्टीकल्चरलिज्म सीक्स जस्टिस थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस नीड टू बी मेंशन इन द कीवर्ड्स, राइट, सारे मेंशन नहीं करने, बस जो कल्चर से रिलेटेड है, कल्चरल टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है, ठीक है। फीचर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, तो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात होती है, इसमें इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। इसमें आप आर्टिकल इक्वालिटी बेस में आप लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट, लेट मी राइट विद यू। तो इसमें इक्वालिटी में आप लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 14, जिसमें बात होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। एज वेल एज 15 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स, ठीक है। तो ये बात हो, इसमें से रिलीजियस का कॉन्सेप्ट लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स इंडिया में जो हम कल्चरल, रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम की बात करते हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम की बात करते हैं, उसमें जो इंडिया ने माइनॉरिटी राइट्स को माना है, उसमें लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को माना है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इसी में आप कंटेम्प्रेरी में
और यो आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी देख सकते हैं, जो 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट, है ना, यूनिक स्क्रिप्चर्स, है ना, यूनिक स्कल्पचर, टेक्स्ट की बात हो गई, तो दीज आर कम अंडर दिस। तो 11 लैंग्वेजेस हैं जैसे कि, ठीक है, जिसकी पाली, संस्कृत, प्रकृति, है ना, तेलुगु, ये सब हो जाएगा, संस्कृत, है ना। कल्चरल ऑटोनॉमी की बात होती है, ठीक है, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है आपका। इंक्लूसिव सिटीजनशिप होता है। चैलेंजेस क्या है मल्टीकल्चरलिज्म की? आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जो मल्टीकल्चरलिज्म का चैलेंज बेस्ड हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, xenophobia, कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज। नेशनल यूनिटी को थ्रेटन करता है थ्रू द कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो। हटिंगटन की कल्चर डिफरेंसेस की बात करेंगे। रेलेवेंस क्या है? प्लूरल सोसाइटी का डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। माइनॉरिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होता है। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को सपोर्ट मिलता है। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स को अंडर आर्टिकल 20 एंड 30 में रिकॉग्नाइज करता है। मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसीज होते हैं कनाडा की, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है। क्रिटिकल एवेल्यूशन दे देना आप। चार्ल्स टेलर आर्ग्यूज रिकॉग्निशन इज विटाल ह्यूमन नीड्स। बेसिकली जब मैं कहती हूँ ना क्लासिकल लैंग्वेजेस, दिस क्लासिकल लैंग्वेज को इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, तो रिकॉग्निशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। रिकॉग्निशन इज विटाल ह्यूमन नीड, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो जाएंगे। कंक्लूजन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो एक्सप्लेन फासिज्म, डिस्कस फासिज्म वर्ल्ड व्यूज एंड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तो फासिज्म को वर्ल्ड व्यू में हमें कनेक्ट करना है और उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। तो फासीवाद की व्याख्या कीजिए। फासीवाद विश्व दृष्टिकोण तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब मैं फासिज्म की एग्जाम्पल्स दूँ रिलेटेड, हमें फासिज्म को रिलेट करना है। फासिज्म को आप अपोजिट टू डेमोक्रेसी देख सकते हैं, अपोजिट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। बट इट इज नॉट टोटली अपोजिट टू डेमोक्रेसी, बट जो डेमोक्रेसी के पार्ट हैं उसको हम अपोजिट कर दे तो फासिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। मुझे फॉर यू मेकिंग मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड व्यू से कनेक्ट करना है। वर्ल्ड व्यू मतलब जैसे इटाली में एग्जाम्पल बताओ, इटली में मुसोलिनी जी थी। जर्मनी में सबको ही पतला हिटलर था, हिटलर। एंड देयर इज एक वन मोर था, ठीक है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, फ्रांसिस्को करके समथिंग था, तो वो भी फासिज्म से ही लिंक था। फासिज्म अथॉरिटेटिव, अल्ट्रा नेशनलिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैंने कहा ना एंटी डेमोक्रेटिक मतलब डिफरेंट फ्रॉम, अपोजिट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे इटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 में ये देखने को मिला था, बेनिटो मुसोलिनी, लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, ठीक है, रिजेक्ट करते हैं। एडवोकेटिंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट लीड बाय सुप्रीम लीडर। जैसे कि हिटलर के समय में क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर जूइस, यहूदीस, उसके बीच में क्या हो रहा था, मारा जा रहा था बिटवीन टू रेशियस कास्ट, जिसको प्योर एंड वाइट कहते थे एंड जिसको इम्प्योर ब्लड वाले कहते थे। तो जो एने फ्रैंक की डायरी आप देखते हैं, तो एने फ्रैंक की डायरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हिटलर जेनोसाइड था। तो जेनोसाइड वाला कॉन्सेप्ट उसमें लगा था हिटलर का, क्योंकि हिटलर इस बेसिया कैरिस्मेटिक लीडर था, क्योंकि वो पीपल्स की ओपिनियन पे ही आया था पावर में, फिर वो बाद में अथॉरिटेटिव ट्रेनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बन गया था, डिक्टेटरशिप बेसिकली, ठीक है। एवरीथिंग विद इन स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, मुस्लिम ने कहा था। मीनिंग क्या है? लैटिन वर्ड से ड्राइव है, फेसिस, बंडल ऑफ रॉड्स सिंबलाइजिंग अथॉरिटी, यूनिटी एंड पावर, ठीक है। स्टेट एज सुप्रीम मानते हैं, है ना। अल्ट्रा नेशनलिज्म को मानते हैं। एंड्रू हेवुड, फासिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, अथॉरिटेटिव लीडरशिप एंड टोटलिटेरियन कंट्रोल की बात होती है। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल की बात होती है। मिलिट्री बेस्ड रूल की बात होती है। प्रोपोगेंडा, कल्ट ऑफ लीडरशिप, एंटी लिबरलिज्म एंड एंटी कम्युनिज्म की बात हो गई। स्टेट सुप्रीमेसी भी हो गया। तो फासिस्ट वर्ल्ड व्यू पे देखें तो स्टेट इज सुप्रीम एंड इंडिविजुअल है, बेसिकली कहते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है
एंड डिसिप्लिन एंड अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस की बात होती है। तो बेसिकली इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेट इज सुप्रीम, वन लीडर, वन पार्टी एंड वन नेशन की बात होती है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सीन इन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, चाइनाज कॉन्सेप्ट, कम्युनिटेरियन, जो चाइना का कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, अथॉरिटेटिव, डिक्टेटरशिप एंड ट्रेनी। ठीक है, तो फासिज्म इज बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप ऑफ कल्ट ऑफ लीडर्स की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दें, टोटलिटेरियन स्टेट की रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, मटेरियलिज्म होता है, मिलिटेरियनिज्म होता है, प्रोपेगेंडा एंड सेंसरशिप, एंटी लिबरलिज्म एंड एंटी कम्युनिज्म की बात होती है। एवरी इंडिविजुअल लिबर्टी, फासिज्म रिजेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव क्लेम बाय सपोर्टर्स। तो बेसिकली कुछ सपोर्टर्स भी हैं इसके फासिज्म के। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू, नेशनल यूनिटी बनाए रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के थ्रू, एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिलिट्री मोबिलाइजेशन होता है। नेगेटिव क्या है, बेसिकली लिमिटेशंस क्या है, नेगेटिव थिंकर, जो बेसिकली नेगेटिव स्टैंड क्या है इसका, फंडामेंटल एंड सिविल लिबर्टीज को सरप्रास करता है, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, सेंसरशिप एंड ह्यूमन राइट्स को वायलेट होता है, मिलिट्री कंट्रीब्यूटर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, न्यू फासिस्ट मूवमेंट, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसीज ग्रुप, टेररिज्म, दिस आर द एक्सट्रीम नेशनलिस्ट ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट एंड प्लुरलिज्म। क्रिटिकल इवैल्यूएशन है ना ऑडिट की आप फासिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म की बात कर सकते हैं। एंड these are the example. Roger Griffin की आप fascism as genetic ultra nationalism, national rebirth through authoritarian nationalism. Palingenetic ultra nationalism को ऐसे ब्रैकेट में आपको have to define this word. Conclusion ये रहा। and कार्ल पॉपर का है the price of freedom is internal vigilance। ठीक है, What is nationalism? अब nationalism पे ही आ गया। ठीक है, if we talk the fascism, तो fascism is the ultra nationalism. And what is nationalism? If we talk about the ethical nationalism, moral nationalism, in the ideologies, in the vision of Ambedkar, Gokhale, right? मेजर थ्योरीज एंड फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म बताना है हमें। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के प्रमुख सिद्धांत और उसके विभिन्न स्वरूप और समलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि इमोशनल अटैचमेंट इंस्पायर पीपल टू शेयरिंग अ कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और टेरिटरी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे बेस्ड है। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशनल यूनिटी पे है। तो अ नेशन इज डेली पब्लिसिटाइज, मतलब ये बात करें तो सेंस कंसेंसस बेस्ड होता है। Nation is a fundamental unity of political organization. National identity, sovereignty and unity and patriotism. Patriotism basically related to the idea of nationalism. So Hans Collins, nationalism is primarily a state of mind in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due to the national state. So idea of nation state, state nation is relating to the idea of nationalism. ठीक है? And national identity, sovereignty, self-definition, these are the things we need to mention. Major thinkers of nationalism. तो प्रीमॉर्डियल, तो मेजर थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म की बात हुई। ठीक है, प्रीमॉर्डियल थ्योरी, तो प्रीमॉर्डियल थ्योरीज में आर्ग्यू क्या करते हैं, नेशंस आर नेचुरल, एंशिएंट एंड बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर पे बेस्ड होता है। तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ इमोशनल बेस्ड अटैचमेंट थ्रू द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नेचर के संबंध में, एंशिएंट बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्रीज के संबंध में। मॉडर्निस्ट थ्योरी क्या बताती है कि मॉडर्न फिनोमिना emerged due to the industrialization. मॉडर्निस्ट बिलीफ नेशनलिज्म इज मॉडर्न फिनोमिना जो किसके थ्रू मेन स्ट्रीम में आया, emerged हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निज्म के थ्रू। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। एंडरसन का नेशन एज इमेजिन्ड कम्युनिटीज का बात होता है। एथनो सिम्बॉलिक थ्योरीज, हिस्टोरिकल मेमोरीज, तो बेसिकली हिस्टोरिकल मेमोरीज, मिथ्स, सिंबल, शेड, कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी, इकोनॉमिक बेस का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इन सब की बात हो सकती है। मेजर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, सिविक नेशनलिज्म, शेयर्ड सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इक्वालिटी
लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है। फ्रांस एंड इंडिया में सिविक नेशनलिज्म, और यहाँ पर बात करें तो एथनिक नेशनलिज्म है, जो कि बेसिकली एथनिक लैंग्वेज एंड एंसेस्ट्री कल्चर बेस्ड होती है, जैसे जर्मनी में है। कल्चरल नेशनलिज्म लैंग्वेज हेरिटेज एंड ट्रेडिशन पे वो होता है। रिलीजियस नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को हटाता है। कंटेम्प्रेरी ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी उस समय एंटी कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म था। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में आप सोशल इंटीग्रेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात कर सकते हैं। इंडियन डाइवर्सिटी, ब्रेक्जिट, रेफरेंडम, रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एवैल्यूएशन ये रहे इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कंक्लूजन, हाँ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन लिबर्टेरियनिज्म। तो लिबरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरलिज्म, ठीक है। तो हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम लिबरलिज्म, देखिए यहाँ पर मैंने बता भी दिया, क्रिटिकल एग्जामिन करना है इसके सिग्निफिकेंस को। स्वतंत्रतावाद की व्याख्या कीजिए और उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है और उसके महत्व को बताना है। तो लिबर्टिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो प्लेस करता है इंडिविजुअल लिबर्टी एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को बताता है, ठीक है, तो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को बताता है। बेसिकली इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन कम्युनिटी। जब हम कम्युनिटेरियनिज्म की बात करें तो कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल की बात होती है, ठीक है। तो एडवोकेट मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन की बात होती है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एम्फसाइज फ्री मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। Kind of related to the idea of liberalism, but libertarianism is more precisely on the extensive freedom of individual. जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसको लार्ज मेजर पे देना, ठीक है। स्टेट शुड परफॉर्म ओनली मिनिमल फंक्शंस, तो स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम करने की बात की गई है। रॉबर्ट नॉजिक की इंडिविजुअल हैव राइट्स एंड देयर आर थिंग्स नो पर्सन और ग्रुप्स मे डू टू देम विदाउट वायलेटिंग दोज राइट्स, ठीक है। मिनिमल स्टेट, लिबर्टी की बात, फ्रीडम मार्केट, नेचुरल राइट, प्राइवेटी, वॉलंटरी एक्सचेंज, नेगेटिव लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ ओनरशिप, ठीक है। फीचर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, तो मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम है, मिनिमल स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करें, फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, तो ये बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म। तो हम मार्क्सिज्म से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते थ्रू द आइडिया ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। तो लिबर्टेरियनिज्म इज मोस्ट फोकस ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट मार्क्स इज मोर फोकस ऑन द कॉमन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अपोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्टेट, तो इसमें गांधीयन स्टेट की भी कॉन्सेप्ट को हटा सकते हैं, क्योंकि गांधी इज मोर रिलेटेड टू आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म, सर्वोदय अंत्योदय, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो ये देखिए लिबर्टेरियनिज्म एंड मॉडर्न लिबरल्स, तो ये मिनिमल स्टेट इंटरवेंशंस की बात होती है, वेलफेयर एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशंस की बात होती है। कंप्लीट फ्री मार्केट होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी विद रेगुलेशंस ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी नीडेड। ओपेस वेलफेयर प्रोग्राम्स, सपोर्ट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस, मिनिमल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो इनकम टैक्स इज बेसिक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। मैं आप जस्ट फंडा बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट थिंकर्स इंक्लूड कर देना। फोटो का सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम को करता है, क्योंकि बिकॉज स्टेट इंटरवेंशन कम होने के कारण एंटरप्रेन्योरशिप्स बढ़ जाते हैं। सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफेंड करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करता है। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स जिसको फॉर डाटा प्राइवेसी, डिजिटल सर्विलांस, इंटरनेट फ्रीडम, राइट। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड गांधीज विजन्स एंड ऑल्सो जॉन लॉक आइडिया ऑफ लेज़र-फेयर, ठीक है। जे.एस. मिल्स की भी आइडिया ऑफ liberalism. John Locke is also talk about the liberalism. J.S. Mills also talk about the liberalism, and liberalism is different from the libertarianism. ठीक है. Important thinkers. Conclusion just लिख देना आप. Important next question. तो discuss the concept of state, civil society. So civil society is kind of a voluntary, association of groups, individuals, right? So as an NGO is kind of a civil society, organizations, trade unions kind of a civil society, right? State, civil society, citizenship and sovereignty की and legitimacy and power की बात हो रही है. तो मैंने basically important जो थोड़े important ना concept है political theory में, उसको मैंने लिख दिया और साथ ही साथ इसका इंटर रिलेशनशिप भी पूछा है. ठीक है.
तो राज्य, नागरिक समाज, नागरिकता, संप्रभुता, वेदता तथा शक्ति की अवधारणाओं की व्याख्या करनी है, साथ ही साथ उनके बीच में संबंध बताने हैं। तो ये दिस इज कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के हैं। एंड दे टुगेदर शेप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हीगल के हिसाब से स्टेट इज अ मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। मीनिंग क्या है कॉन्सेप्ट का? स्टेट शुड बी पॉपुलर, टेरिटोरियन। स्टेट की मीनिंग क्या है? स्टेट शुड बी कंप्राइजेस ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्रीडम मिले उन्हें। मार्क्स वेबर बात करते हैं ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम द मोनोपोली of the legitimate use of physical force within the given territory. So legitimacy is very much important, right? Legitimized leadership is basically coming to the power, right? तो बेसिकली जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शन बेसिकली गिव द लेजिटिमेसी टू द पॉलिटिकल लीडर टू बेसिकली कम इनटू द पावर एंड गवर्न ऑन सिटीजन्स। सिविल सोसाइटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस, मीडिया, ट्रेड यूनियन, सोशल मूवमेंट एंड कम्युनिटी वर्क ग्रुप्स बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल की तरह एक ब्रिज की तरह काम करता है। For the information part, Gramsci's talk about the consent and ideological leadership. तो ग्राम्सी की हेजेमनी इसमें हो रहा है। सिटीजनशिप एक लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तो राइट एंड ड्यूटीज पे लिंक्ड है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, राइट। तो सोवरेनिटी सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है एंड एनफोर्स लॉज विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशंस, राइट। तो जीन बॉर्डन डिस्क्राइब सोवरेनिटी एज एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर। AVDICC emphasizes supremacy of parliament and constitutional systems. Legitimacy, public acceptance की बात करते हैं of the political authority। जैसे मैंने बताया कि election basically legitimate the political parties to come into the power। तो ये public acceptance है, ठीक है, right to rule है। मार्क्स वेबर की legitimacy में भी traditional, charismatic and legal rational। तो charismatic legitimacy कैसे मिलती है? जो कि नेहरू जी एक charismatic leader थे तो उसको उनको legitimacy on the way of इंटरनेशनल मूवमेंट के समय में मिल रही थी। जर्मनी के जो हिटलर थे वो कैरिस्मेटिक लीडर थे क्योंकि दे हैव द वे ऑफ डायलेक्टिक्स एंड रिटोरिक का पावर था उनके पास। तो ठीक है, डायलेक्टिक्स एंड रिटोरिक इज मोर रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ सोक्रेटिस एंड प्लेटोस एंड रिटोरिक का आइडिया इज सोफिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ऑफ द ग्रीक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। रैशनल रीजनल इलेक्शन बेस्ड होता है, ठीक है, रैशनल और रीजनल होता है। पावर क्या है? पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द अदर्स, ठीक है। अ पावर A has a power over B to extend that A can get B to do something B would not otherwise to do। वही बात हो रही है A एंड B के इंटर रिलेशन देखते हैं। स्टेट एक्सरसाइज पावर थ्रू इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही। सॉवरेनिटी प्रोवाइड स्टेट विद द अल्टीमेट लीगल अथॉरिटीज, ठीक है। पावर बिकम एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द लेजिटिमाइज। तो स्टेट पावर को एक्सरसाइज कर रहा ऑन द पब्लिक बिकॉज दे गॉट लेजिटिमेसी फ्रॉम द पब्लिक एंड सॉवरेनिटी फ्रॉम द स्टेट एंड सिटीजनशिप बेसिकली ऑन होम, पीपल के बाद मतलब सिटीजन के ऊपर अपने राइट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी बेसिकली वॉच डॉग कर रहा है जो ये पावर एक्सरसाइज होना है, जो ये लेजिटिमाइज हुआ है पीपल के थ्रू, राइट, उसको जो ये पावर हुआ है क्या ये फेयर एंड जस्ट है। तो बेसिकली इट इज बेसिकली मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्टेट पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। रेलेवेंस क्या है? इलेक्शन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, रिजर्वेशन ये भी इसमें डाल सकते हैं, कैसे राइट पे बेस्ड है, फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड है। एरिस्टोटल मैन इज बाय पॉलिटिकल एनिमल नेचर, स्टेट एंड लेजिटिमेसी, मॉडर्न की सोवरेनिटी, होब्स की एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात होती है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू मिकेल फोकाल्ट की बात होती है कि कैसे थ्रू आउट द सोसाइटी नॉट मेनली विद इन द स्टेट पावर एग्जिस्ट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंक्लूजन, हाँ यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट, मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, लिबर्टीज, इक्वालिटी एंड जस्टिस, डिस्कस देयर इंटर रिलेशनशिप। जैसे मैंने बात की स्टेट की, सिविल सोसाइटीज़ की, पावर की, लेजिटिमेसी की, हैं, और सिटीजनशिप की। तो बेसिकली इन सबको मैंने इंटरकनेक्ट किया क्योंकि एक स्टेट को गवर्न करने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी में मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। बेसिकली दिस एक सोशल जस्टिस की बात हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल थ्योरी है।
फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट का, रूल ऑफ लॉ का। इंडिपेंडेंट एसेंशियल है फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड सोशल हार्मनी के लिए। जस्टिस फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जॉन रोल की है। तो मीनिंग बताना है। राइट का मतलब क्या है? राइट इज अ लीगल, मोरल एंड पॉलिटिकल क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द स्टेट, ठीक है। एंड इसमें सब इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट की का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ राइट, नेचुरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल इकोनॉमिक राइट एंड ह्यूमन राइट, ठीक। And liberty has freedom of individual to do according to one's will without arbitrating interference of the other. So basically दूसरे की लिबर्टी को ना कटेल करते हो, अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल का है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव मतलब फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड फ्रीडम टू रियलाइज वंस पोटेंशियल, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, ठीक है। इसमें आर्टिकल आप इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 डाल सकते हो, फंडामेंटल राइट। This is illegal right, equality, political equality, socio-cultural equality, economic and equality of opportunities. Justice, fairness in the distribution of rights, opportunities and resources. ठीक है, जिसमें मैं आप बताती हूँ इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी इज जो बेसिकली जस्टिस एंड इक्वालिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी। जॉन रॉक के थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रपोज टू प्रिंसिपल इक्वल बेसिक लिबर्टीज ऑफ ऑल, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करना है थ्रू द डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स इज लाइक ट्रीटिंग लाइक्स एज लाइक्स एंड ट्रीटिंग अनलाइक्स एज नॉट लाइक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल्स है। इंटर रिलेशनशिप क्या होगा? राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एनेबल सिटीजन टू एंजॉय लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी मीनिंगफुल वह तभी हो सकती है जब इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। इक्वालिटी एंश्योर लिबर्टी नॉट कन्फाइंड टू प्रिविलेज ग्रुप बट अवेल टू सिटीजन्स, ठीक है। जस्टिस हार्मोनाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड एंश्योर फेयरनेस, ठीक है। तो इक्वालिटी एंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी गारंटीज इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज, जस्टिस बैलेंस लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ट्रिनिटी, डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको ट्रिनिटी कहा था। कंटेम्प्रेरी लेंस वही है, रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंपॉर्टेंट है इसमें आप इंडियन थिंकर्स में अम्बेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस की बात कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, कंक्लूजन हो जाएगा। हाँ चलिए यहीं पे खत्म है। यहाँ पर मैंने कुछ बोनस हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी रखे हैं, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो आपको मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, हाउ मार्क्सिज्म बेसिकली हैव अ आइडियोलॉजी ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, देखिए क्लास स्ट्रगल एंड क्लास वॉर की बात करते हैं, हाउ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी है इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ इनकम, मॉनेटरी वैल्यू, फाइनेंशियल, ठीक है। तो कैसे बात करते हैं? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म, हाँ ना, इकोनॉमिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, एलिनेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि उनकी कॉन्सेप्ट है ना, तो ये मार्क्स की अगर मैं कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या कीवर्ड्स लिख सकते हैं। तो इसमें आप एलिनेशन, वर्कर्स का एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, वर्कर्स एलिनेशन मतलब सेपरेशन। जब आप मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी लिखते हैं, आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन आना चाहिए। एलिनेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब सेपरेशन। तो वर्कर इज सेपरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस को से सेपरेटेड है, फेलो वर्कर से सेपरेटेड है एंड ह्यूमन सेल्फ से सेपरेटेड है, ह्यूमन स्पिरिट से सेपरेटेड है। तो यही आइडिया ऑफ स्पिरिट, यहीं पे आइडिया ऑफ एलिनेशन आता है, ठीक है। यहीं पे इकोनॉमिक, यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया आएगा, मटेरियलिज्म। यहीं पे आकर इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इकोनॉमिक डायलेक्टिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी में आप क्लास वॉर की बात करेंगे, रेवोल्यूशन, क्लास वॉर, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की बात करेंगे, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ठीक है। बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं। बुर्जुआज आर द एक्सप्लॉयटेटर्स एंड प्रोलेटेरिएट्स आर द
बुर्जुआ इज द एक्सप्लॉइटेटर एंड प्रोलेटेरियन आर द एक्सप्लॉइटेशन इसका हो रहा है. एंड सरप्लस वैल्यूज की बात करेंगे. हाउ पर सरप्लस वैल्यूज लीड टू द आइडिया ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लीड टू द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, तो ये मैंने बता दिया. मार्क्सिज्म, जब आप मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी लिखेंगे तो ये आना चाहिए आपकी पूरे बॉडी में. ठीक है, तो यही हो गया, ये मैंने बात कर ली. तो इसी में अगर मैं लेनिन का भी कॉन्सेप्ट यही था, नो, कैपिटलिज्म को वो ख़त्म करना चाहते हैं, सोशलिज्म को लाना चाहते हैं. सेम विद माओइज्म. ठीक है, ग्रामसी है थ्योरी ऑफ हेजेमनी की बात करते हैं. तो ग्रामसी बेसिकली ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को हटाते हुए कहते हैं कि जो ये जो सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन एंड डिक्टेटरशिप आता है वो नॉट ओनली ऑन द लाइन ऑफ इकोनॉमिक डायलेक्टलिज्म एंड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म होता है. मतलब ग्रामसी ये कहते हैं कि वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स, मतलब वर्कर्स ऑन कैपिटलिस्ट, बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट के बीच में जो ये आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो बस इकोनॉमिक बेस नहीं होती है, वहाँ पर अदर मोर फैक्टर्स होते हैं. और जो ये वर्कर्स होते हैं ये बेसिकली वो कैपिटलिस्ट को क्यों झेलते हैं, फियर ऑफ, बेसिकली देयर इज मेनी मोर फियर्स, नॉट ओनली द फियर ऑफ इनकम, देयर हैव मेनी मोर फियर. तो वहाँ पर आइडिया ऑफ हेजेमनी आता है. जैसे कि हम यूएस की हेजेमनी लेके चलते हैं इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो सेम ग्रामसी इज टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ हेजेमनी ऑन द लाइन्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को अगेंस्ट करते हुए. वेलफेयर स्टेट की बात कर ली है हमने कंटेम्प्रेरी में. वेलफेयरिज्म जिसमें आप गांधी जी की आइडियाज ऑफ अंत्योदय, सर्वोदय, स्वराज, स्वदेशी, अहिंसा, सत्याग्रह, ठीक है, इन सब की बात कर सकते हैं. अटॉनमी, स्वायत्तता की बात हो जाती है. स्टेट अटॉनमी की बात होती है. स्टेट हैव नो लिमिटेड अटॉनमी, स्टेट हैव डू नॉट हैव एब्सोल्यूटिज्म. ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता की बात हमने ऑलरेडी कर ली. कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद की बात करते हैं. बेसिकली कंजर्वेटिज्म इज बेसिकली रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी. बेसिकली वो कहते हैं ग्रेजुअल चेंज इज गुड. कंजर्वेटिज्म में बेसिकली वो ग्रेजुअल चेंज को एक्सेप्ट करते हैं. वो कहते हैं एवरीथिंग इज गुड बट ऑन उसके टाइम के अकॉर्डिंग और उसके स्पेस के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होने चाहिए. ठीक है. एंड सोशलिज्म आपको पता ही है. तो सोशलिज्म इज मोर लाइक अ वेलफेयरिज्म अप्रोच पे बेस्ड होता है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरलिज्म, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटेरियनिज्म, बट सोशलिज्म इज डिफरेंट, राइट. तो वेलफेयरिज्म के अप्रोच पे बेस्ड होता है. तो बेसिकली यहीं तक हमारा क्वेश्चन था. तो मैंने इसमें बहुत कोशिश की है कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बेसिकली इसको साथ लेके चलूँ. मैंने हिंदी के क्वेश्चन इसी में डाल दिए थे. आंसर का फॉर्मेट सेम ही रहेगा. मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी. तो हिंदी मीडियम एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ आर गुड टू गो फॉर टू दिस पीडीएफ ओनली. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एमपीएस क्लासेस. थैंक यू एवरीवन.